हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम लोग नए लेक्चर में जो हमारा सॉलिड स्टेट का लेक्चर नेक्स्ट है। पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको वॉइड्स के बारे में समझाया था कि अगर हम लोग क्या करते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेते हैं, अगर हम लोग एससीपी यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेते हैं, लीनियर टाइप में लेते हैं, तो वॉइड्स किस तरीके से बनते हैं। जहां पर तुमको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में और टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं कि दे आर नॉट द ऑल टाइप ऑफ वॉइड्स। एक्चुअली आज हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वॉइड्स के बारे में और रेडियस रेशियो के बारे में। रेडियस रेशियो क्या बताने वाला है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और स्टेबिलिटी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे रेडियस रेशियो स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये लेक्चर देखने से पहले आपको पहला लेक्चर देखना चाहिए, तो आ रहा होगा आई बटन, आप आई बटन को प्रेस करके देख सकते हो कि पिछले लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था। 2D में 3D का फील है ना, याद आ रहा है, वो स्ट्रक्चर है ना, तो वो लेक्चर जरूर देखना। उस लेक्चर को देखने के बाद फिर यहां पर आप फॉलो करोगे, ठीक है। अब इस लेक्चर के अंदर हम क्या कंक्लूड करने वाले हैं, याद रखना, टाइप्स ऑफ वॉइड्स, रेडियस रेशियो एंड द रिलेशन ऑफ रेडियस रेशियो विद द स्टेबिलिटी ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो ये आज हमारा सब कुछ कवर हो जाएगा इस टॉपिक के अंदर, तो आप ध्यान से देखते रहिए वीडियो। आप कहां पर हैं, पूजा एकेडमी, और मैं कौन, राम सर, और आप राम जी की सेना। चलो जी आ जाओ। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले बच्चों वॉइड के बारे में। एक्चुअली में वॉइड जो है वो एक्चुअली में अगर देखोगे तो अपनी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में सारे टाइप के वॉइड के बारे में डिस्कशन नहीं करा है उन्होंने टॉपिक वाइज, इसीलिए हम यहां पर पूरी तरीके से वॉइड को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ताकि अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हर बात आपको अच्छे से पता चल जाए, और एज अ बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डेप्थ नॉलेज तुम्हारे पास हो। इसीलिए वॉइड की फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। जो लंबी लंबी रिफ्रेशर्स में कई सारी लंबी चौड़ी डेरिवेशन दी जाती है, उनको भी मैं शॉर्ट फॉर्म में कराने वाला हूं। जब आप रेफरेंस देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो आ जाओ कंटिन्यू कर देते हैं। क्या चीज पहले देखेंगे, वॉइड। तो ये वॉइड क्या होता है बच्चों, तो हम लोग कहते हैं अनऑक्यूपाइड स्पेस in arrangement of atoms in close packing of solids मतलब क्या है बच्चों, ये अनऑक्यूपाइड स्पेस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग ऑफ सॉलिड्स इज नोन एज वॉइड, ठीक। अगर हम लोग यहां पर कहते हैं बच्चों किसके बारे में, कि भाई टाइप्स ऑफ वॉइड्स, ठीक है। भाई वॉइड के टाइप कितने होते हैं, तो वॉइड के अगर टाइप ले ले बच्चों और हम इसको क्लासीफाई करें, तो क्लासीफाई किस तरीके से होता है वो देखो जरा। एक होता है बच्चों क्या, वन डायमेंशनल, ठीक है, वन डायमेंशनल वॉइड, मतलब शॉर्टकट में बोल दे 1D के अंदर। फिर यहां पर आ जाओ बच्चों, किसके अंदर आ जाएगा अगला, टू डायमेंशनल वॉइड, ठीक, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोल सकते हैं, 2D। और एक होगा बच्चों जिसको हम लोग बोलेंगे थ्री डायमेंशनल वॉइड, ठीक है, जिसको प्यार से क्या बोलेंगे हम लोग, 3D, ठीक है। तो वॉइड कितने टाइप के हो गए बच्चों, 3 टाइप के, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायमेंशंस के हिसाब से हम चलते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं, पहला 1 डायमेंशन, दूसरा 2 डायमेंशन और तीसरा 3 डायमेंशन। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। 1 डायमेंशन के कोई टाइप नहीं होते, लेकिन 2 डायमेंशन के टाइप होते हैं बच्चों। अगर मैं 2 डायमेंशन में जा रहा हूं और देखता हूं इसके अंदर तो किस तरीके से होता है, तो ध्यान देना, 2 डायमेंशन के अंदर अगर HCP चल रहा है, HCP का मतलब होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग कर रहा हूं अगर मैं, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था HCP के बारे में, तो ध्यान देना। तो HCP अगर चल रही है तो इसके अंदर जो बनेगा वो कैसा बनेगा, तो हम बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर वॉइड। कौन सा वॉइड, स्क्वायर प्लेनर वॉइड, ठीक। अच्छा, अगर HCP अरेंजमेंट लिया है तुमने, यानी कि हेक्सागोनल
क्लोज पैकिंग अगर तुमने लिया हुआ है तो बच्चों इसके अंदर आने वाला है कैसा, तो इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड। ठीक है, तो दो डायमेंशन के अंदर दो तरह की चीजें हो सकती हैं। HCP अरेंजमेंट लोगे, SCP अरेंजमेंट लोगे तो स्क्वायर प्लेनर वॉइड मिलेगा। कैसे मिलेगा, एग्जांपल दूंगा सबके बढ़िया बढ़िया। और SCP लोगे तो हेक्सागोनल ट्रायंगुलर वॉइड मिलेगा बच्चों। जबकि हम 3 डायमेंशन में आते हैं, 3 डायमेंशन के अंदर तो और इसमें टाइप्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं वो बता देता हूं। इसके अंदर अगर हम आते हैं तो सबसे पहला टाइप आएगा इसके 3 डायमेंशन के अंदर बच्चों, वो होगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड। कौन सा वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, दूसरा कौन सा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और तीसरा कौन सा, तो हम उसको बोलते हैं क्यूबिकल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड। यानी 3D के अंदर 3 टाइप के चलेंगे। पहला चलेगा टेट्राहेड्रल, दूसरा चलेगा ऑक्टाहेड्रल और तीसरा चलेगा क्यूबिकल वॉइड। यानी अगर क्लासिफिकेशन करी जाए टाइप्स ऑफ वॉइड की, तो वॉइड के अरेंजमेंट में डायमेंशन के हिसाब से 1D, 2D, 3D। 2D के 2 टाइप, स्क्वायर प्लेनर, ट्रायंगुलर वॉइड। 3D के 3 टाइप, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिकल वॉइड। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको इलैबोरेट करने वाला हूं, समझाने वाला हूं इन फुल डिटेल्स, फुल डिटेल्स। तो इसको मैं रब करता हूं और बारी बारी से चीजों को आपको समझाता हूं। कैसे, देखो जरा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है टाइप्स ऑफ वॉइड। ठीक है, वॉइड को समझ जाओगे तो आपको केटाइन एनाइन के रेशियो भी समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन के अंदर मैं आ जाता हूं, किसके अंदर बच्चों, 1 डायमेंशनल, है ना, 1 डायमेंशनल वॉइड के बारे में बात कर रहा हूं, यानी 1D। ठीक है ना, वॉइड के बारे में बात कर रहा हूं, यानी 1 डायमेंशनल की बात कर रहा हूं। तो ये क्या होता है बच्चों, 1 डायमेंशनल, तो आप क्या कहोगे कि अनऑक्यूपाइड स्पेस या एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस इन अरेंजमेंट ऑफ, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ लाइन, ठीक है, इज नोन एज 1 डायमेंशनल वॉइड, या इसको कहते हैं हम लोग लीनियर वॉइड। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक अनऑक्यूपाइड एम्प्टी स्पेस है जब अरेंजमेंट कर रहे हो एटम्स की इन अ लाइन, एक लाइन के अंदर। जैसे सर एग्जाम्पल थोड़ा समझा दो, समझा देता हूं। 1 2 ऐसे एक ही लाइन में रखना है, एक ही लाइन में ऐसे करके। 1 डायमेंशन तो जब ही हो सकता है ना बच्चों, जब एक ही लाइन में अरेंजमेंट हो, क्योंकि 2D का मतलब क्या होता है कि जब वो लेंथ भी हो ब्रेथ भी हो। 3D का मतलब क्या होता है कि लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो। तो अगर सिर्फ लेंथ है तो इसको हम बोलेंगे 1 डायमेंशन। अच्छा बच्चों, 1 डायमेंशन अरेंजमेंट मैंने लगा दिया, यहां पर थोड़ा ध्यान देना एक बार, है ना, इसको बहुत ध्यान से देखो। अगर मैं ये एलिमेंट, ये एटम ले लेता हूं और इस एटम को देखता हूं, तो मैं पहली पॉइंट में क्या बोल रहा हूं कि इन 1D अरेंजमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2, क्योंकि ये वाला एटम 2 एटम को टच कर रहा है और 2 एटम को टच करेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होने वाला है, 2। लेकिन तुम ये मुझे बताओ कि इस एटम और इस एटम के बीच में कोई गैप है, नहीं है। इस एटम और इस एटम के बीच में कोई गैप है, नहीं है। इसके बीच में कोई गैप है, नहीं है। ये इधर जो टच कर रहे हैं लोग तो नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे, इस वाले में नो एनी लीनियर वॉइड, यानी इसमें लीनियर यानी वॉइड, इसमें वॉइड प्रेजेंट नहीं है, वॉइड 0, इसमें कोई वॉइड नहीं है, कोई खाली जगह नहीं है। टच कर एक लाइन में कोई बीच में कोई खाली जगह नहीं है। अच्छा है ही नहीं तो सर कैसे होगा फिर, देखो जरा। मान लो एक एटम ऐसे, फिर इसके बीच में थोड़ा सा गैप,
ये आ गया, फिर ये थोड़ा सा गैप, ठीक है, गैप बना रहा हूं यहां पर ऐसे, मान लो यहां टच भी है, बीच में गैप भी है। तो क्या बच्चों ये दिख रहा है आपको, ये वाला बीच में जगह खाली है ना, ये जो स्पेस आपको खाली दिख रहा है यहां पर, ये जो अनऑक्यूपाइड एम्प्टी स्पेस आपको दिखाई पड़ रहा है बच्चों, इसी को तो हम क्या कहेंगे, वॉइड कहेंगे। लेकिन तुम ध्यान से देखो तो एक लाइन के अंदर अरेंज किया गया है, इसलिए कौन सा वॉइड होगा, लीनियर वॉइड, ठीक है, इसको हम बोलेंगे लीनियर वॉइड। और ये बीच में जो खाली जगह बची हुई है, इस खाली जगह को ही हम लोगों ने नाम दिया हुआ है, किस चीज का बच्चों, ये वॉइड का नाम दिया हुआ है। किसका नाम दे दिया, ये वॉइड, यानी खाली जगह, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ है बच्चों, जिसको मैं थोड़ा डार्क भी कर देता हूं, है ना, इसको एज अ स्फेरिकल माना जाता है। तो इसको जरा देखो आप यहां पर, तो जो खाली जगह बची हुई है उसको मैंने यहां पर लिखा है अनऑक्यूपाइड स्पेस, इसी को बोला वॉइड। तो एक डायमेंशन के अंदर ऐसे चलोगे तो इस तरीके से वॉइड बनेगा, सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अंदर एक क्लैरिटी और लाता हूं, है ना, एक आपका एक ला देता हूं इसके अंदर, जिसको बोलता हूं मैं कॉन्सेप्ट बूस्टर, ठीक है, कॉन्सेप्ट बूस्टर, यानी कि दिमाग की बत्ती जला दे, ठीक है, ये दिमाग की बत्ती है, ठीक है, ये रहा हमारा दिमाग घिचड़ मिचड़ वाला, ठीक है, और ये दिमाग की बत्ती जलाता हूं। कॉन्सेप्ट बूस्टर कैसे है जरा समझना, क्या होगा यहां पर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका बनाऊंगा मैं, ठीक है, ध्यान देना एक बार। अगर मैं क्या करता हूं, कोई आयोनिक सॉलिड लेता हूं, इन आयोनिक सॉलिड, कोई आयोनिक सॉलिड उठा लेता हूं जिसमें कि केटाइन होगा और क्या होगा, एनाइन होगा। सब बच्चों को पता होगा कि केटाइन जो होते हैं वो छोटे होते हैं किस वाले से, एनाइन से। केटाइन हमेशा छोटे होते हैं किस वाले से, एनाइन से। तो अगर मान लो कि वॉइड के अंदर केटाइन है और एनाइन आपके एटम्स है, ठीक है, जो कि आपके एटम जो बना रखे बड़े बड़े वो, तो वॉइड में केटाइन है और एटम आपका क्या है, एनाइन है। अगर तो मुझे ये बताओ बच्चों कि ये अरेंजमेंट एक है मेरे पास, इस पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, और एक अरेंजमेंट मेरे पास ये है, जरा देखो पॉजिटिव, बीच में वॉइड है, ये नेगेटिव नेगेटिव, फिर बीच में एक पॉजिटिव और ये एक नेगेटिव। तो एक अरेंजमेंट ये है, एक अरेंजमेंट ये है। तो मुझे बताओ इन दोनों में से बढ़िया अरेंजमेंट कौन सी है। अब बढ़िया क्या होता है सर, बढ़िया का मतलब स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, कौन सा अरेंजमेंट ज्यादा टिका रहेगा, जिसमें धक्का मुक्की ना हो। ऐसी दुनिया जहां पर प्यार मोहब्बत होती है ना, सब एक दूसरे को प्यार करते हैं, सब में भाईचारा होता है, ऐसी दुनिया बहुत अच्छी होती है, मजबूत होती है। जहां धक्का मुक्की कोहनी मार के चल रहे हैं एक दूसरे को, वहां पर ये प्यार मोहब्बत नहीं होगी, तो स्टेबिलिटी खराब रहेगी, है कि नहीं बच्चों। हाँ सर हम ये तो जानते ही, ठीक है। तो ये बताओ मेरे को कि इनमें से अगर इसको देखा जाए तो क्या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से चिपका चिपका के रखे गए हैं, तो क्या इनमें प्यार मोहब्बत होगा, नहीं। क्या इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे के धक्का मुक्की कर रहे होंगे, कर रहे होंगे। तो यानी ये कम स्टेबल होगा और ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि मैंने इसके वॉइड में क्या फिट कर दिया, केटाइन फिट कर दिया। इसके वॉइड में क्या फिट कर दिया, केटाइन फिट कर दिया। तो क्या होगा कि देखिए नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे से दूर है, ये नेगेटिव एक दूसरे से दूर है, लेकिन ये प्लस वाला, लेकिन ये प्लस वाला क्या इन दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है, जी सर बिल्कुल अट्रैक्ट कर रहा है। तो यार इसमें देखो, इसमें बहुत प्यार है, इसमें बहुत प्यार है, इसमें बहुत प्यार है, इसमें बहुत प्यार है। तो प्यार की दुनिया है भाई, रिपल्शन तो दिख ही नहीं रहा मुझे। तो यानी कि ये वाला अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है। यानी कि क्या कह सकता हूं बच्चों कि ये है मेरा मोर स्टेबल, और ये कैसा है बच्चों, लेस स्टेबल। तो कई बार दिमाग में ये आ जाता है कि सर ये ज्यादा स्टेबल लग रहा है, दिमाग में आ जाता है अगर मैं साइन वाइन ना बनाऊं तो, कि चिपक चिपक के बैठे, लेकिन नहीं, उससे बढ़िया अरेंजमेंट ये है। तो ये याद रखना कि अगर वॉइड बना हुआ है और उस वॉइड के अंदर आयनिक सॉलिड ले रखा है मैंने, और उस वॉइड के अंदर केटायन बैठा दिया मैंने, तो केटायन एनाइन में जब वॉइड बनता है, यानी एक जैसे एटम के बीच में गैप बन जाता है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। पेपर में जेईई मेन में वगैरह में या नीट के एग्जाम में कई बार क्या होता है, अरेंजमेंट बना देते हैं और अरेंजमेंट में बोलते बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ऐसे बोल देते हैं। जैसे मान लो मैं यहां दिखा रहा हूं, जैसे यहां पर दिखा रहा हूं, जरा देखो एक एटम ये ऐसे ऐसे लगा दिया, सही है, और बोला बताओ, और एक ये बना दिया, एक ये बना दिया,
और यहां पर नेगेटिव 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 बना दिया, यहां पर बना दिया पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, विच इज मोर स्टेबल। तो अभी मैंने बताया कि ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल। समझ में आ रही है? क्या मैंने ऐसे मान लो ऐसे कह दिया, ऐसे करके बना दिया, सपोज करो ऐसे नेगेटिव 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 और बीच में पॉजिटिव, और बीच में थोड़ा बड़ा पॉजिटिव, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, यहां नेगेटिव। कौन ज्यादा स्टेबल है दोनों में से? है बताओ बताओ। तो ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। सही है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भिड़ रहे एक दूसरे से, तो जिसमें रिपल्शन ज्यादा होगा ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी का लोचा भी समझ में आ रहा होगा आपको। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2, इसमें कोई वॉइड नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन बीच में यहां वॉइड दिखाई पड़ रहा है, ये वाला। उसमें अगर मैं कैटायन को फिट कर दूं तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो वन डायमेंशन में जो एटम के बीच में खाली जगह होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर वॉइड। क्या बोलेंगे उसको? लीनियर वॉइड। वन डायमेंशन में तो एक ही टाइप का होता है, अब आ जाते हैं किसके अंदर? टू डायमेंशन के अंदर। ठीक है, इसको आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, रब कर रहा हूं, 1 2 3, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आ जाते हैं बच्चों दूसरे टाइप में, है ना। कौन सा टाइप बच्चों? दूसरा टाइप। पहला टाइप क्या था? लीनियर। लीनियर का मतलब एक ही डायमेंशन में आ गए थे हम लोग। ठीक है, एक ही डायमेंशन में सारे एटम लगा दिए थे, फिर जो खाली जगह रह गई उसको नाम दिया वन डायमेंशनल वॉइड या लीनियर वॉइड। अब आ जाता है दूसरा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? 2D वॉइड्स। अब 2D वॉइड का पहला टाइप, 2D वॉइड का पहला टाइप। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर ध्यान देना। तो सबसे पहला जो पहला टाइप आता है तो हम बोलते हैं क्या? कि ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड। तो ये क्या होता है जरा देखो। व्हेन एटम्स आर अरेंज्ड इन HCP, HCP समझते हो? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। When atoms are arranged in HCP arrangement, HCP arrangement, the unoccupied space, ठीक है ना, found is known as triangular void। ट्रायंगुलर वॉइड। कैसे? समझो, समझना इसको भाई, कैसे मैं बोल रहा हूं इसकी बात समझना। जैसे मैंने बोला HCP अरेंजमेंट, HCP अरेंजमेंट। अब ये HCP अरेंजमेंट कैसा होता है समझ जाना। एक लेयर, ये पहली 2 डायमेंशन बच्चों, तो तुम्हें पता ही है कि लेंथ भी होगी तो ब्रेथ भी होगी। HCP में क्या होता है कि दूसरी लेयर इसके बीच में आ जाती है। ये जो एटम के बीच में गैप होता है ना, ये ऐसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। हेक्सागोनल क्यों बोलते हैं? वो तुम्हें पता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो जाता है। ये इस तरीके से ऐसे, है ना, इनके बीच के गैप में ऐसे, लाइक दिस। ये देखो ऐसे, और ये इसके जस्ट नीचे ऐसे, इसके नीचे ऐसे, ऐसे अरेंजमेंट हो रही है इसके बीच में। ठीक है, ध्यान से ये बना रहा हूं। ये जी, ये रही तुम्हारे सामने, ये अरेंजमेंट है। इसको कहते हैं HCP। ये A लेयर, ये B लेयर, ये A लेयर, है ना, ऐसे करके इसको हम बोलते हैं HCP। क्यों? क्योंकि देखो इसको, देखो इसको, इस एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं? तो इसको देखो, ये भी टच कर रहा है, सारे टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखो ये हेक्सागोनल हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या चीज? HCP, है ना। तुम्हें याद होगा यार, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं HCP अरेंजमेंट। अब इस HCP अरेंजमेंट में देखो यार, ये देखो बच्चों कैसा बन रहा है, ट्राइंगल जैसा बन रहा है। ये वाला देखो, ये देखो जिसको मैं शेड कर रहा हूं, देखो ये ट्राइंगुलर वॉइड बन रहा है। क्या बन रहा है इसके अंदर? ट्राइंगुलर वॉइड। देखो ये वाला, है ना, जिनको शेड कर रहा हूं दिख रहा होगा आपको, सारे शेड नहीं करूंगा, दिखा दे रहा हूं ऐसे करके। तो ये क्या बन रहा है बच्चों? ट्राइंगुलर वॉइड बन रहा है। यहां पर क्या बन रहा है? ट्राइंगुलर वॉइड। चाहे जिसका अपेक्स ऊपर हो चाहे अपेक्स नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बनता तो ट्राइंगुलर वॉइड ही है, बनता तो ट्राइंगुलर वॉइड ही है। इसमें से मैं एक वॉइड निकाल के दिखा देता हूं आपको। जैसे देखो, एक एटम ये, एक एटम ये, एक एटम ये, है ना, ऐसे रखा हुआ। देखो ये वाला 1 2 3, इसको निकाल के दिखा दे रहा हूं। तो ये जो बचा हुआ है बच्चों, ये वाला,
ये जो जगह दिख रही है आपको, इसी जगह को हमने क्या नाम दिया हुआ है, ट्रायंगुलर वॉइड। इसको क्या नाम दिया बच्चों, ट्रायंगुलर वॉइड, खाली जगह, अनऑक्यूपाइड स्पेस। तो मैंने क्या बोला कि व्हेन एटम्स आर अरेंज इन एचसीपी, एचसीपी मतलब इस तरह की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, एचसीपी अरेंजमेंट, द अनऑक्यूपाइड स्पेस, जो अनऑक्यूपाइड स्पेस है ये वाला, ये जो अनऑक्यूपाइड स्पेस है ना, इसी को बोलेंगे क्या, अनऑक्यूपाइड स्पेस, जहां पर कुछ आया नहीं, खाली रह गया, कुछ आई नहीं चीज, अनऑक्यूपाइड स्पेस फाउंड इज नोन एज ट्रायंगुलर वॉइड। देखो ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा है, ट्रायंगल जैसी शेप बन रही है, इसलिए इसको बोला ट्रायंगुलर वॉइड। बात समझ में आ गई है कि नहीं? तो यार ये जो बीच में जो खाली जगह बची हुई है, इसको हमने नाम दे दिया है ट्रायंगुलर वॉइड की बात कह दी। अच्छा, तुमको पता ही है बच्चों कि अगर ट्रायंगुलर वॉइड बन गया है तो मैं यहां पर तुमसे ये बोल सकता हूं कि अगर इन आयोनिक सॉलिड ले लिया बच्चों, आयोनिक सॉलिड ले लेते हैं, आयोनिक सॉलिड, तो आयोनिक सॉलिड के अंदर मैंने क्या किया, ऐसे एटम्स ले लिए, ठीक है, ऐसे एटम्स ले लिए, ऐसे करके, ये माइनस और ये बीच में जो है एटम मान लेते हैं प्लस, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया भी था बच्चों, ये क्या कहते हो, कौन स्टेबल है, ये स्टेबल है कि ये स्टेबल है, तो सर जी ये स्टेबल है, ये कैसा है, मोर स्टेबल, और ये कैसा है, लेस स्टेबल। कम स्टेबल है क्यों, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसलिए ये कम स्टेबल है। इसमें नेगेटिव नेगेटिव का क्या है, वो दूर है, तो इसलिए ज्यादा स्टेबल है। कब तक ये रहेगा, कितनी दूर पे जाएगा, वो रेडियस रेशियो के बारे में जब आएगा तो, अभी तो मैं वॉइड समझा रहा हूं। तो इस तरह के वॉइड अगर आप एचसीपी अरेंजमेंट करते हो और एचसीपी अरेंजमेंट बनने के बाद एक ट्रायंगुलर शेप बन जाता है, अनऑक्यूपाइड स्पेस जो होता है ट्रायंगुलर वॉइड होता है हमारा, जो ट्रायंगल जैसी शेप बन जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड कहते हैं। तो पहला ये, अच्छा ये बताओ कि इस वॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इस वॉइड का, तो 3 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 3। कैसे 3, देखो अगर मैं इसके बीच में कोई एटम रख दूं, कोई छोटा सा कैटायन रख दूं इसके बीच में, तो कितने को टच करेगा, तो 1 को, 2 को, 3 को टच करेगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। यहां से देख लो, ये कैटायन है, ये कैटायन कितने आयन को टच कर रहा है, तो 1 2 3 को टच कर रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3। 2D 1D में कितना था कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अभी ये 2D के अंदर आ गए हो, एचसीपी अरेंजमेंट के अंदर आ गए हो, तो ये हमारे पास जो बनता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बनता है, 3। और ये जो वॉइड बना हुआ है, इस वॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रायंगुलर वॉइड। मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। अब इसके दूसरे टाइप में आता हूं, रब कर रहा हूं, ठीक है, 1 2 3। अब जरा बात कर ले हम लोग दूसरे टाइप की। तो भाई 2D में 2 बताया था ना मैंने बच्चों, 2D में कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। 2D का दूसरा टाइप जिसको मैंने बोला था स्क्वायर प्लेनर वॉइड। ये कैसा होता है स्क्वायर प्लेनर वॉइड भाई, तो जरा देखो, हम बोलते हैं क्या, व्हेन एटम्स आर अरेंज्ड इन, ठीक है ना, इन क्या हम बोलते HCP, SCP क्लोज पैकिंग। When atoms are arranged in SCP, SCP का मतलब क्या होता है बच्चों, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, है ना, इसको पूरा ही लिख देता हूं यहां पर। HCP का मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग। When atoms are arranged in HCP arrangement या HCP close packing, square close packing, the unoccupied empty space formed is known as स्क्वायर प्लेनर वॉइड। कैसे, देखो एग्जाम्पल के सही, है ना, ये देखो एटम्स ऐसे लगा रहा हूं, एटम याद होगा, पर लड्डू याद आ जाता होगा बच्चों आपको, है ना, लड्डू अरेंज, है ना, हलवाई की दुकान पे जाओ देखोगे तो लड्डू लगाते रहते हैं ये लोग, है ना, लड्डू से भूख लगती रहती है। एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, लड्डू बना बना के पेट भर गया ठीक है। ये तो ये बच्चों ये क्या है हमारे पास, ये अरेंजमेंट है। अब ये जो अरेंजमेंट है पहले वाले से कैसे अलग है,
भाई पहले मैं इनके बीच वाले गैप में रख रहा था और अब ऐसे रख रहा हूं, सही है। तो अब एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। अब जरा देखो जरा, अगर मैं किसी भी आइटम को ले लूं, जैसे इसको ले लेता हूं, ये कितने से टच है? तो चार से टच है। कैसे चार से टच है वो देखो जरा, इससे टच है, हाँ टच है, फिर किससे टच है? इससे टच है, फिर ये इससे टच है, ये इससे टच है। इसको मिलाओ, है ना। पिछले लेक्चर को देखना पड़ेगा, पिछले लेक्चर में भी मैंने ये बनाया था, है ना बच्चों। पिछला लेक्चर देखना जरूरी है और उसी के हिसाब से ये अरेंजमेंट चल रही है। तो बच्चों ये जरा देखो कि अगर मैं बना रहा हूं तो ये स्क्वायर टाइप का बन जाता है। क्या बन जाता है? ये स्क्वायर टाइप का बन जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग कौन सा अरेंजमेंट बोलते हैं? SCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो ये जो खाली जगह बन रही है, ये वाली खाली जगह, ये जो अनऑक्यूपाइड स्पेस रह गया, जिसको मैं शेड कर रहा हूं यहां पर, ये दिस अनऑक्यूपाइड स्पेस, दिस अनऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड क्या? स्क्वायर प्लेनर वॉइड। कौन सा वॉइड है ये? स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स। ठीक, अब जो स्क्वायर प्लेनर वॉइड बना है, इसको मैं बाहर निकाल के दिखा देता हूं। यहां साइड में देखो, 4 आइटम्स ऐसे बना दिए मैंने, यहां पर ये रहे, ये रहे, और ये जो बीच में जगह है, इसी को हमने बोला है स्क्वायर प्लेनर वॉइड। यहां से दिखाया मैंने इस चीज को। ये जो खाली जगह है बच्चों, अनऑक्यूपाइड स्पेस। अगर मैं कहता हूं कि इन आयोनिक सॉलिड में आ जाओ, किसी आयोनिक सॉलिड में आ जाओ, तो आयोनिक सॉलिड के अंदर मुझे क्या करना पड़ता है बच्चों? याद करो, एटम को तो एनाइन मानना पड़ता है और बीच में एक क्या मानना पड़ेगा? केटाइन। छोटा होता है केटाइन, इसलिए वॉइड में हमेशा बिठाना पड़ेगा आपको। तो बच्चों बताओ, ये ज्यादा स्टेबल है कि कम स्टेबल है? तो सर कम स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल कैसे हो सकता है? तो हम बोलेंगे क्या है? लेस स्टेबल। ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए क्या करूं? तो सर थोड़ा दूरी बना दो। भाई नेगेटिव तो टच ही करने चाहिए पॉजिटिव से, लेकिन एनाइन के बीच में एक थोड़ा गैप बना दो, तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों? मोर स्टेबल। ये ज्यादा स्टेबल है, ये थोड़ा कम स्टेबल, ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। तो केटाइन का साइज बढ़ा देने से नेगेटिव नेगेटिव थोड़ा दूर हो जाते हैं, और नेगेटिव नेगेटिव दूर हो जाते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर जाता है रिपल्सिव फोर्स से। यहां रिपल्सिव फोर्स थोड़ा ज्यादा है, अट्रैक्टिव थोड़ा कम रहेगा। और यहां पर क्या डोमिनेट कर जाता है? यहां पर क्या डोमिनेट करेगा बच्चों? तो हम बोलते हैं क्या? अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट्स ओवर रिपल्सिव फोर्स। इस वजह से ऐसा होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है। रेडियस रेशियो की कहानी बताएगी और की कैसे होती है। तो फिलहाल क्या है, ये ज्यादा स्टेबल है और ये कैसा है बच्चों? कम स्टेबल है कि नहीं? तो यार ये स्टेबिलिटी का जो फंडा होता है बच्चों, स्टेबिलिटी का जो फंडा होता है वो बहुत जरूरी होता है समझना इसके अंदर। तो 2D के अंदर कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 2 टाइप के। पहला क्या था बता दो? पहला क्या था बता दो? इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था? वो था हमारा ट्राइंगुलर वॉइड। ये कैसा है? हमारा स्क्वायर प्लेनर वॉइड। कौन सा वॉइड है? स्क्वायर प्लेनर। इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया 2D का दूसरा टाइप। अब आ जाते हैं 3D के ऊपर। इसको मैं रब कर देता हूं बच्चों, रब कर रहा हूं, ठीक है। 2D का हो चुका है, अब आते हैं हम लोग 3D के ऊपर। 3D में कैसे होगा वो भी देख लेते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। जरा देखो बच्चों, थर्ड टाइप 3 डायमेंशनल 3D वॉइड्स। 3D वॉइड में जो पहला पॉइंट था बच्चों, पहला याद करो क्या था हमारा? तो मैंने बोला था टेट्राहेड्रल वॉइड। कौन सा वॉइड? टेट्राहेड्रल, जिसको शॉर्टकट में टीवी से भी दिखाते, टीवी बोल देते हैं इसको, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा होता है? तो जरा देखो बच्चों, ऐसा होता है कुछ, एक एटम, ठीक है, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, और चौथा एटम इसके ऊपर, चौथा एटम इसके ऊपर। तो ये जो बीच में दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, बीच में। फिर याद करो यार, 3 एटम कैसे? एक, 1 2 3, 3 बॉल ले लो, 1 2 3 ऐसे रख दिया, 1 2 3। चौथा कहां? ऊपर से। तो 3 एटम नीचे, 1 एटम ऊपर, तो बीच में जो छोटा सा जगह बच जाएगा, बीच में जो अनऑक्यूपाइड स्पेस रहेगा, उस अनऑक्यूपाइड स्पेस को क्या बोलते हैं हम लोग? टेट्राहेड्रल वॉइड। मान लो कि मेरे को क्या करना है कि थोड़ा सा और फील दिलाना है, तो फील दिला देता हूं मैं आपको। फील कैसे आएगा? देखो, एक एटम, ये दूसरा एटम, ये मान लो तीसरा एटम,
जो पीछे की साइड से है बच्चों। तो ये जो स्पेस बचा हुआ ये वाला, ये चौथा एटम जस्ट इसके कहां पर, ऊपर। 3 बॉल रख दिए, 1 2 3, बीच में खाली जगह और ऊपर से एक एटम आ रहा है, तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। अगर मैं क्या करता हूं इसी को दिखाने के लिए, बच्चों देखना थोड़ा ध्यान से, कि इसी को अगर मैं क्या कहता हूं इन तीनों के सेंटर को मिला देता हूं, तो 3 एटम है, 1 2 3, 1 2 3, इनके सेंटर को ज्वाइन करा दिया मैंने। किसके सेंटर को, इन तीनों एटम के सेंटर को। तो एक कहां रखा हुआ है, इसके ऊपर रखा हुआ है, तो मान लो यहां रखा हुआ है, तो इनको ज्वाइन करा दो। तो कैसा, ये कैसा दिख रहा है आपको, टेट्राहेड्रॉन। कैसा शेप है इसका, टेट्राहेड्रॉन शेप, ठीक है। और ये टेट्राहेड्रल बोलते हैं इसको, है ना, टेट्राहेड्रॉन है, 4 शेप बन जाते हैं ना, 1 2 3, एक पीछे की तरफ 4, टेट्राहेड्रॉन 4 तरह से फेस बन जाते हैं इसके। कैसे हुआ होगा, 3 नीचे, 1 2 3, तीनों के सेंटर को मिलाओगे ट्रायंगल बन जाएगा। चौथा कहां बनेगा, ऊपर, तीनों के सेंटर से चौथे के सेंटर को मिलाओ तो टेट्राहेड्रल शेप बन जाता है, इसीलिए इसको शेप है, टेट्राहेड्रॉन है। और वॉइड को क्या बोलते हैं हम लोग, टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं इसको, टेट्राहेड्रल वॉइड। अच्छा, तो डेफिनेशन क्या बनी इसकी, तो हम बोलते हैं क्या, व्हेन, ठीक है ना, एटम्स आर अरेंज्ड such that when centers of each atoms joined together they form tetrahedral, ठीक है ना, शेप, इसको टेट्राहेड्रॉन भी बोलते हैं, टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर। When atoms are arranged such that when centers of each atom join together they form tetrahedral shape या tetrahedron where unoccupied space is called tetrahedral void। ठीक है, क्या है कि when atoms are arranged such that atoms या center of each atoms join together they form tetrahedral shape where unoccupied space is called tetrahedral void। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टेट्राहेड्रल वॉइड। ऐसा कुछ बन जाता है बच्चों, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। टीवी सही है, वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है भाई इसके अंदर, है ना। एटम जितने दूर रहेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होएगी, जितने एटम पास में रहेंगे उतनी दिक्कत होती जाएगी, ठीक है। तो यार ये क्या हो गया बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड। इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। इसका दूसरे पार्ट में आ रहा हूं, दूसरे पार्ट में जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, ओवी। अब इसमें क्या होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, जरा देखो कि इसमें एटम्स कुछ इस तरीके से अरेंज रहते हैं। जैसे तुम्हें याद होगा HCP का अरेंजमेंट, ऐसे करके, ठीक है ना। इस तरीके से मैं एटम को अरेंज करवा दे रहा हूं। ये कौन सा अरेंजमेंट है, HCP। अब इस HCP अरेंजमेंट के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, वो थोड़ा ध्यान देना कि मैं एटम्स को रखने वाला हूं। तो यहां पर एक एटम को रखा, देखो, एक, ये यहां पर, ये यहां पर, ठीक है। फिर ये इधर, फिर ये इधर, ऐसे रख दिया। तो इस वाले को देखो, यहां पर ये वाला, इसको बोला गया है ओवी, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जरा देखो कैसे समझा रहा हूं मैं आपको, थोड़ा ध्यान से देना कि ये 3 एटम जो दिख रहे पीछे की तरफ, पीछे देखो, 1 2 3 डार्क वाले,
ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, डार्क वाले की, पीछे की तरफ जो डार्क है, 1 2 और ये 3, 1 2 3, और फिर ऊपर के देखते रहो ऐसा, पिछले लेक्चर में बनाया था मैंने, ठीक है, ये ऐसा करके, इसको बोला है बच्चों क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक, आर पार 6 एटम। इसी को स्ट्रक्चर को कोई ऐसे भी बना सकता है, कैसे बना सकता है सर, देखो जरा बताता हूं मैं आपको कैसे बना सकते हैं। 1 2 3 4 मैंने ऐसे बना दिए कोने पर चिपका के, एक एटम इसके ऊपर रख दो, एक एटम इसके नीचे रख दो। भाई ऐसी तो होता है ऑक्टाहेड्रल, 4 कोने पर, एक ऊपर और एक नीचे, एक कहां रख दो ऊपर और एक कहां रख दो नीचे, ये इसके ऊपर रख दो, एक इसके कहां रख दो नीचे, तो कैसा बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। तो ये जो बीच में वॉइड बनेगा ये वाला, इसको ही कहते हैं हम लोग OV, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको समझाने के लिए मैं एक तरीका और ले लेता हूं, जैसे मान लो कि 4 कोने हैं मेरे पास ऐसे, सेंटर को ज्वाइन करके, ये देख लो, ये चारों के सेंटर को ज्वाइन कर दिया तो स्क्वायर बन गया, एक ऊपर और एक कहां नीचे, 4 के कोने को मिला दिया तो 4 कोना बन गया, सेंटर को ज्वाइन कर दिया, एक ऊपर और एक कहां नीचे, ऊपर वाले को चारों से मिला दो ऐसे, एक पिरामिड बन जाएगा ऊपर, जो नीचे है उसको भी क्या कर दो, चारों को मिला दो ऐसे करके, बन गया भाई ऑक्टाहेड्रल। ठीक है ना, या ऑक्टाहेड्रॉन कह दो इसको, ऑक्टाहेड्रॉन बना दिया मैंने यहां पर। अब इस ऑक्टाहेड्रॉन में जो बीच में ये जो दिख रहा है आपको, इसी को नाम दिया है OV, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये बीच में जो खाली जगह है इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये सारे डायग्राम एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारे डायग्राम एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बीच में जगह खाली बची है, इसको कहते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन, इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। जैसे टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4 होगा, टेट्राहेड्रल का 4 होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6, और ये एक ऊपर की तरफ रखा हुआ है, एक कहां रखा हुआ है, नीचे तरफ, जो बीच में जगह बच गई, इस बीच में बचने वाली जगह को हम लोग कहते हैं कौन सा वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है ना, हाँ। तो यार ये इस तरीके से अरेंजमेंट करी बच्चों ऑक्टाहेड्रल के अंदर, तो इस तरीके की अरेंजमेंट बनती है और इसको कहते हैं हम लोग क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और इसका तीसरा और आखिरी टाइप, ठीक है, मैं इसको रब करता हूं। मैंने अभी तो यहां पर आपको वॉइड की जगह दिखा रहा हूं कि अरेंजमेंट करते हैं तो वॉइड कितनी टाइप के मेरे को दिखाई पड़ सकते हैं, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं। इसी का थर्ड टाइप, इसी का बच्चों थर्ड टाइप, क्यूबिकल वॉइड। अच्छा, इसके पहले इसके जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसकी डेफिनेशन में जरा लिख दूं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की डेफिनेशन लिख दूं, क्या होगा इसमें, कि व्हेन एटम्स आर अरेंज्ड such that on joining the center of each atom it form octahedron in which unoccupied empty space है ना is called OV, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड। उसे को ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। ऑक्टाहेड्रॉन बन जाता है और उस ऑक्टाहेड्रॉन के बीच में जो खाली जगह रहती है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसी का जो तीसरा पार्ट था बच्चों जिसको मैंने बोला था क्यूबिकल वॉइड। क्यूबिकल वॉइड ये कैसा होता है पहले समझा देता हूं, फिर मैं इसका डेफिनेशन भी लिख दूंगा अभी मैं। क्यूबिकल वॉइड में क्या होता है बच्चों, एक क्यूब बना लेते हैं हम लोग ऐसे एटम का, ऐसे क्यूब बना लो और इनके कोनों पर क्या रख लो, एटम्स रख लो ऐसे। लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये कैसे हैं सर, तो मैं बता दूं सारे एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। ये जुड़े हुए हैं कैसे रखा हुआ है, ऐसे एक, ये दो, ये एक पीछे तीन, एक ये चार। समझ रहे हो क्या कैसे किया है मैंने, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। कैसे,
मतलब 4 एटम है, 1 2 3 4, 2 पीछे 2 आगे, 4 रख दिया तो बीच में खाली जगह बन जाएगी। एक इसी के ऊपर, एक इसी के ऊपर, एक इसी के ऊपर, एक इसी के ऊपर, 4 नीचे 4 ऊपर, क्यूब बन जाएगा। तो इसी के ऊपर भी एक एटम रख देते हैं, इसके ऊपर, इसी के ऊपर, ठीक है ना, इसके ऊपर एक एटम, इसी के ऊपर एक और एटम, फिर उसके पीछे वाले पर भी एक एटम, फिर इसके पीछे वाले पर भी एटम, ऐसे करके। समझ में आ रहा है कुछ, है ना यार? ये इस तरीके से एटम्स रख दिए इसके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर ऐसे, तो कैसा बन जाएगा? एक क्यूब टाइप का बन जाएगा। समझ रहे हो? 4 नीचे 4 ऊपर, 4 नीचे 4 ऊपर, ऐसा करके। समझ रहे हो? 4 नीचे है और 4 ही क्या है? ऊपर है, क्यूब टाइप का। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं। 1 2 3 4, ठीक है, ये अच्छा डायग्राम, बढ़िया सा, ठीक है। इसी के ऊपर एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, तो ये कैसा बन जाएगा? क्यूब जैसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? क्यूब जैसा बन जाएगा। 4 ऊपर 4 नीचे, है ना यार? ढंग से बता देता हूं आपको, अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे बना लो, ऐसे करके, एक उसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, ऐसे रख दिया मैंने यहां पर। समझ में आई बात? ये तो ऐसे रखा हुआ है, 4 नीचे 4 ऊपर, ये बन गया ऐसे। अच्छा, तो आप मुझे बताओ कि इसके बीच में खाली जगह बच जाएगी, ये वाला, है कि नहीं? तो इसीलिए जो क्यूबिकल वॉइड होता है इसको बच्चों BCC भी बोलते हैं, यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक, ठीक है ना, वॉइड। बॉडी सेंटर वाला भी होता है, बॉडी के सेंटर पे, क्योंकि 4 नीचे 4 ऊपर, इनको मिक्स कर दो तो बीच में खाली जगह बच जाएगी, उसको कहेंगे क्यूबिकल वॉइड। तो मैं क्या बोलूं डेफिनेशन वाइज, क्या बोलूं? अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ साथ साथ। कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना होगा ऐसा? कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 8 होगा। क्यों? क्योंकि 4 ऊपर से 4 नीचे से टच करेंगे इसको, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो डेफिनेशन वाइज अगर मैं बोलूं तो कैसे होगा? इसकी डेफिनेशन क्या लिखूं? इसकी डेफिनेशन क्या लिखूं? तो लिखूंगा क्या? व्हेन एटम्स आर अरेंज्ड एट कॉर्नर ऑफ ईच कॉर्नर ऑफ, ठीक है ना, क्यूब एंड ऑन ज्वाइनिंग ठीक है, ऑन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ईच एटम इट फॉर्म a cubical या a cubical structure in which unoccupied empty space is called क्या चीज? cubical void। ठीक है, मतलब क्या? व्हेन एटम्स आर अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, कॉर्नर के क्यूब पर ऐसे रख दिया गया है। ऑन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ईच एटम इट फॉर्म क्यूबिक स्ट्रक्चर, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बना देगा। सेंटर को ज्वाइन करोगे तब भी एटम रख दिया है क्यूब के कॉर्नर पे, क्यूब जैसे ऐसे ऐसे रखा हुआ है। इट फॉर्म अनऑक्युपाइड एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड क्यूबिकल वॉइड। ठीक है, तो यानी एटम को ऐसे अरेंज कर दिया है जिसकी वजह से क्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन गया है, उसके बीच में जो खाली जगह बची है उसको कहते हैं हम लोग क्यूबिकल वॉइड। इसको क्या कहते हैं? क्यूबिकल वॉइड। व्हेन एटम्स आर अरेंज एट कॉर्नर ऑफ क्यूब, ऐसे करके। देखो तुम्हें पता ही कैसे अरेंज करके रखा हो गया है, और ऐसा कोऑर्डिनेशन में कितना होगा? 1 होगा। तो ये हो गए क्या? पूरे टाइप। किसके टाइप हो गए? बताओ बताओ बताओ, किसके टाइप हुए ये हो गए वॉइड्स के टाइप हो गए। ठीक है, तो सारे हमने ये वॉइड को कवर कर लिया है कि कितने टाइप के वॉइड्स होते हैं। और वॉइड्स के करने के बाद अगर आप देखोगे तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये वॉइड किस काम के आते हैं, इसकी जगह पर क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। अब आ गया है हमारा टॉपिक, क्या चीज? रेडियस रेशियो। अब जो रेडियस रेशियो है वो क्या बताता है, किसके बारे में बताता है, वो समझना जरा। तो सबसे पहली बात तो बच्चों बता दूं कि रेडियस रेशियो का फॉर्मूला होता है
रेडियस ऑफ केटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। इसी को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, कैसे? रेडियस रेशियो इक्वल टू आर पॉजिटिव डिवाइडेड बाय आर नेगेटिव, आर पॉजिटिव बाय आर नेगेटिव, जहां पर आर पॉजिटिव रेडियस ऑफ केटायन है और आर नेगेटिव रेडियस ऑफ एनायन है। समटाइम्स बच्चों यहां पर बता देता हूं मैं, यहां पर नोट का पॉइंट है आपके लिए कि आर पॉजिटिव को केवल आपको कैपिटल स्मॉल आर से दिखा दिया जाता है और आर नेगेटिव को कैपिटल आर से भी दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। तो जरा अगर मैं रेडियस रेशियो निकाल रहा हूं तो रेडियस रेशियो निकाल के हम क्या करने वाले हैं? तो स्टेबिलिटी के बारे में पता करने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पता करने वाले हैं, वो कितना अच्छा स्ट्रक्चर होगा उसके बारे में पता करने वाले हैं। तो रेडियस रेशियो बड़े काम की चीज है, तो लेकिन उसके लिए कुछ पॉइंट है हमको समझने पड़ेंगे। ठीक है ना? अब इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो समझो जरा एक बार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके बारे में? रेडियस रेशियो। पहला पॉइंट, अब मैं बोलता हूं यहां पर रेडियस रेशियो को देखते हुए, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि रेडियस रेशियो ज्यादा होगा अगर केटाइन का रेडियस ज्यादा होगा। जितना ज्यादा केटाइन बड़ा होगा उतना ज्यादा रेडियस बड़ा होगा। किसका? रेडियस रेशियो क्या होगा? ज्यादा होगा। रेडियस रेशियो को ज्यादा रखने के लिए केटाइन का साइज क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। कैसे? देखो, इस पॉइंट को मैं जस्टिफाई करता हूं। जैसे मान लो इसके अंदर, इसको समझाने के लिए मैं बता देता हूं कि याद रखना कि केटायन जो होंगे आपके, केटायन वो याद रखो कहां होंगे? प्रेजेंट एट वॉइड। क्यों? क्योंकि आर पॉजिटिव छोटे होते हैं आर नेगेटिव से। भाई केटायन छोटे होते हैं, एनायन बड़े होते हैं। एनायन जो होंगे बच्चों वो याद रखना क्या होंगे? आर एटम्स। उनको हम एटम्स मानेंगे। क्यों? क्योंकि आर नेगेटिव बड़े होते हैं आर पॉजिटिव से। तो अगर मैं बोलता हूं यहां पर समझाने के लिए, इसी पॉइंट को समझाने के लिए, मान लो ये छोटा सा केटायन है, एकदम छोटा सा केटायन है, तो इसका एरिया भी छोटा होगा। तो बताओ कितने एटम इसको टच कर सकते हैं? कितने? तो कहोगे सर मान लो एक बड़ा सा एटम ये है, एनायन का, एक यहां से टच कर गया, दूसरा यहां से टच कर जाएगा, तीसरा कहीं से भी करूंगा तो इन एटमों के बीच में टक्कर लगेगी, स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। तो दूर दूर से नेगेटिव अगर मैं टच करना चाहता हूं तो कितने लग सकते हैं? इसमें 2 लग सकते हैं। क्या लग सकते हैं? 2 ही लग सकते हैं। छोटा केटायन है, स्मॉलर केटायन। स्टेबिलिटी देख रहा हूं ना, तो छोटे केटायन से अगर कहीं भी लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, 2 नेगेटिव टच में आ जाएंगे, लेकिन वो नेगेटिव वाला प्लस के टच में नहीं आएगा। तो ये बात तो ध्यान रख लेना इस चीज के लिए बच्चों की, क्या है कि स्मॉलर केटायन में आप देख सकते हो एटम क्या आ रहे हैं? कम टच हो रहे हैं। कम क्या हो रहे हैं? टच हो रहे हैं। अच्छा, तो कम टच होने की वजह से रेडियस का रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों? कम आएगा। क्यों कम आएगा सर? क्योंकि रेडियस कैसा है? छोटा। इसके ये छोटा होगा तो ये भी छोटा होगा, तो ध्यान देना। तो ये छोटा है तो इसलिए रेडियस रेशियो भी क्या होगा? छोटा। यानी आर पॉजिटिव कम है तो इसका रेडियस रेशियो आर बाई आर, ठीक है, या कह सकते हो आर पॉजिटिव बाय आर नेगेटिव, वो भी कैसा होगा? कम होगा। ये भी कैसा होगा? कम ही होगा। लेकिन मान लो कि अगर मैं केटायन का साइज थोड़ा बड़ा कर दूं, ये देखो छोटा साइज था, उसका साइज बड़ा कर देता हूं, ये बड़ा कर दिया, तो बड़ा करने के चक्कर में देखो कितने मैं जोड़ सकता हूं इसके साथ, जरा देखो, मैं जोड़ के दिखाता हूं आपको। थोड़ा सा मैं पहले से इसको ऐसे अरेंज कर देता हूं, ऐसे देखो, ये बहुत छोटा है और ये बड़ा हो गया, ऐसे देखो ये साइज कैसा है? बड़ा है। तो कितने जोड़ सकता हूं मैं? 3 जोड़ सकता हूं। हालांकि इसकी स्टेबिलिटी भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसको बड़ा करने के चक्कर में देखो बड़ा हो गया। 3 एटम अटैच हो गए, इसमें 2 ही अटैच हो पा रहे हैं। पॉजिटिव से टच तो है ना तीनों के तीनों, तो इसका मतलब क्या है? इसको तुम इसमें अगर मान लो थोड़ा और बड़ा कर देते तो थोड़ा दूरी बढ़ जाती, लेकिन इसी में रहती और अच्छी स्टेबिलिटी हो जाती। ज्यादा बड़ा करोगे तो स्क्वायर में जाएगा, फिर ऑक्टाहेड्रल में, टेट्राहेड्रल में जाएगा, ऐसे करके जा रहा है। ये थोड़ा लेस स्टेबल, ये थोड़ा मोर स्टेबल होगा। लेकिन हुआ क्या? साइज बढ़ा ना केटायन का, तो केटायन का साइज अगर बड़ा होगा तो आर पॉजिटिव बाय आर नेगेटिव भी क्या होगा? बड़ा होगा। तो रेडियस रेशियो डिपेंड करता है कि केटायन का साइज क्या है। केटायन का साइज अगर बड़ा हुआ तो रेडियस रेशियो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अच्छा भाई, दूसरा पॉइंट, अच्छा, इट इज वैलिड, इट इज मतलब रेडियस रेशियो इज वैलिड फॉर,
आयोनिक कंपाउंड्स ओनली, जैसे कि NaCl, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, ठीक है ना, इन सब इटसेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं। ये आयोनिक के लिए ही हो सकते हैं, क्योंकि जब भी आयोनिक कंपाउंड होंगे तभी तो केटाइन और एनाइन होंगे, तो केटाइन और एनाइन के लिए ही ये वैलिड हो सकता है। तो इसलिए आयोनिक कंपाउंड होगा तभी आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। तीसरा कि ऑन इंक्रीजिंग R positive by R negative and radius ratio, coordination number also get increased। मतलब क्या? मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर R पॉजिटिव बाय R नेगेटिव बढ़ रहा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ेगा। कैसे? मैं समझाता हूं इसको बच्चों। मैं साइड वाला मिटा रहा हूं यहां पे, ये साइड वाला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसका? रेडियस रेशियो का। जरा समझो, पहला पॉइंट तो समझा दिया, यहां से मैं इसको रब कर देता हूं। दूसरे पॉइंट को भी बता दिया है यानी कंपाउंड को। तीसरे पॉइंट को समझा रहा हूं कि अगर रेडियस रेशियो ज्यादा होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा होगा। कैसे? देखो, जैसे एग्जांपल देता हूं इस चीज के लिए। मान लो छोटा सा केटाइन है तो तुम 2 ही एटम टच करवा सकते हो विद देयर स्टेबिलिटी, ठीक। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 2 आएगा। अच्छा, थोड़ा साइज बड़ा कर दो, है ना, थोड़ा साइज क्या कर दो? बड़ा कर दो। मिनिमम वाला लेके चल रहा हूं, ये लो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। और थोड़ा बड़ा कर दो, ऐसे, और बड़ा कर दो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। भाई 3 से टच है, 4 से टच है, 2 से टच है। समझ रहे हो? यानी कि अगर आप देख पा रहे हो तो जैसे जैसे रेडियस का रेशियो, क्या जो केटाइन का साइज बड़ा हो रहा है, देखो क्या बढ़ रहा है? केटाइन का साइज बढ़ा तो रेडियस रेशियो भी क्या हुआ? बढ़ा। तो रेडियस रेशियो भी बढ़ा, और रेडियस रेशियो बढ़ा तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा, और कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब ज्यादा से ज्यादा एटम उसको क्या कर पा रहे हैं? टच कर पा रहे हैं। और सीधी सी बात है बच्चों, केटाइन जितना बड़ा होगा उतने ज्यादा नेगेटिव आयन उसको सराउंड कर पाएंगे। केटाइन जितना छोटा होगा उतने कम एटम, उतने कम नेगेटिव चार्ज उसको सराउंड कर पाएंगे। इसीलिए बड़े एटम के चारों ओर ज्यादा से ज्यादा एटम आ सकते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा उसका। तो याद रखना, रेडियस रेशियो बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा? बढ़ेगा। चौथा पॉइंट क्या बोलते हैं कि इफ, मैं कह रहा हूं कि इफ R पॉजिटिव बाय R नेगेटिव इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीजेस। स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो जैसे ये है, एक ये है, एक ये है, तो जितने ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जितने ज्यादा उसको सराउंड करेंगे, जितने ज्यादा उसको अट्रैक्ट करेंगे, उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। भाई देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इनमें ज्यादा स्टेबिलिटी कौन है? इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि एक एटम को 4 नेगेटिव आयन, देखो नेगेटिव है सारे, इन्होंने घेर रखा है इसको, है ना, अट्रैक्ट कर रखा है। तो ज्यादा बड़ा साइज का है तो ज्यादा अट्रैक्ट कर रखा होगा, सही है। तो इसकी वजह से छोटे साइज का है तो ये कम अट्रैक्ट करके बैठा होगा। तो एक कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो जाने से उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है? बढ़ती है। इसलिए रेडियस रेशियो भी निकालते हैं हम लोग। स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। ध्यान रखना। पॉइंट 5 क्या बोलता है बच्चों कि याद रखना कि अगर आप अरेंजमेंट करा रहे हो इनकी किसी चीज की भी, यहां पर क्या करा रहे हो? अरेंजमेंट करा रहे हो। तो अरेंजमेंट करवाते वक्त किस बात का ध्यान रखना है बच्चों? क्या कि एटम्स आर कंसीडर्ड टू बी स्फेरिकल इन शेप। एटम को सबको क्या मानना है? स्फेरिकल शेप में मानना है। दूसरा पॉइंट कि ईच एनायन मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट विद केटायन। हर एक एनायन केटायन के कांटेक्ट में होना चाहिए, तभी अरेंजमेंट सही मानी जाएगी। उसके बाद अगर आपको बता दूं, इस पॉइंट के अंदर अगर आप चलते हो, इस वाले पॉइंट में चलते हो, तो हम क्या बोलते हैं कि ग्रेटर इज सेपरेशन बिटवीन लाइक चार्जेस, मोर इज
स्टेबिलिटी। भाई देखो, अगर ये दूर पास पास चिपके हुए, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज चिपका हुआ है, नेगेटिव नेगेटिव दूर रहता तो उसकी स्टेबिलिटी और अच्छी होती। यहां पर नेगेटिव नेगेटिव दूर रहता तो अच्छी स्टेबिलिटी रहती। तो लाइक चार्जेस को आपको दूर ही रखना है, तभी जाके स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो तो ये बात अगर ध्यान रखोगे तो स्टेबिलिटी के बारे में आप अच्छे से बातें बता पाओगे। अच्छा, अगर मैं अगला पॉइंट बोल दूं यहां पर तो क्या है, जरा समझो कि आर बाई आर रेडियस रेशियो की बात हो रही है, रेडियस रेशियो। तो आर पॉजिटिव बाय क्या होता है, आर नेगेटिव। तो तुमको पता है कि आर पॉजिटिव क्या होता है, वो छोटा होता है आर नेगेटिव से। किससे, आर नेगेटिव से। तो अगर ये छोटा हुआ तो सबको पता चल गया एक बात का, क्या पता चल गया, जरा देखो कि रेडियस रेशियो विल बी ऑलवेज लेस देन 1। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो बड़ी वैल्यू को, छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा कैसा आएगा, छोटा ही आएगा एक से। समटाइम्स, रेयरली, इट मे बी इक्वल्स टू 1। समटाइम, बहुत रेयर है जब आर पॉजिटिव अप्रोक्सीमेटली आर नेगेटिव के बराबर हो जाए। बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है। बट रेडियस रेशियो नेवर बी ग्रेटर देन 1। एक से ऊपर नहीं हो सकता, यानी आर पॉजिटिव आर नेगेटिव हमेशा क्या रहेगा, एक लेस देन 1 रह सकता है। आर पॉजिटिव आर नेगेटिव इक्वल टू 1 भी अप्रोक्सीमेटली, वो भी 1 भी जा सकता है, बट आर पॉजिटिव आर नेगेटिव कभी भी एक से बड़ा नहीं हो सकता, एक से बड़ा नहीं हो सकता। यानी कभी भी केटायन एनायन से बड़ा नहीं होता, केटायन एनायन से बड़ा नहीं। रेशियो के अभी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दिए थे, अब इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का यूज करना सिखाता हूं कि रेडियस रेशियो निकाल देने के बाद आप कर क्या सकते हो, है जी। जरा देखो बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही प्यार से देखना, ये बढ़िया जरूरी है समझना इन चीजों को लेकर। अगर आप ये समझ रहे हो तो बहुत मजा आने वाला है आपको, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जैसा आपको डिस्कशन करके बता रहा था, अब जरा देखो एक बार यहां पर क्या, कि इफ केटायन इज स्मॉलर, ठीक, ये बहुत छोटा सा बना देता है, एक ये लो छोटा सा। अब इस छोटे से एटम को, जो कि मैंने केटायन बोला, यानी प्लस का बोला हुआ है, अब एनायन इसको कितने कितने एनायन सराउंड कर सकते हैं, जो एनायन बड़े बड़े हैं। तो बड़े बड़े एनायन तो बच्चों ज्यादा इसको टच कर नहीं सकते, क्योंकि जैसे मैं टच कराऊंगा तो भिड़ने लग जाएंगे, आपस में जुड़ने लग जाएंगे अपने आप। आप ये याद रखना कि अगर मैं यहां पर कुछ यहां नोट लिखता हूं, यहां पर नोट स्टेबिलिटी के बारे में बात चल रही है, यहां पर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ सॉलिड्स। इसमें ध्यान देना कि एनायंस मस्ट टच, ठीक है ना, एनायंस मस्ट टच द केटायंस, ठीक है। दूसरा, ग्रेटर द कोऑर्डिनेशन नंबर, ग्रेटर इज स्टेबिलिटी। कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होने से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है मैं समझाऊंगा। दूसरा, एनायंस शुड नॉट टच ईच अदर। अगर टच कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, अगर वो टच नहीं कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। जैसे मान लो एक छोटा सा ही केटायन है और इस छोटे से केटायन के साइड में मैंने एक ये ले लिया, तो एक और ये ले लेंगे, तो एक लीनियर ही बन सकता है। ये बहुत छोटा है ना, इसको केटायन मानो, इसको क्या मान लो, एनायन। ये छोटा सा केटायन, एकदम छोटा सा केटायन। तो बच्चों इस छोटा सा केटायन को आप देखो तीसरा एटम लगा ही नहीं पाओगे। जैसे तीसरा लगाओगे तो नेगेटिव नेगेटिव टच करने लगेंगे,
यहां लगाओगे तो यहां टच कर जाएगा, यहां लगाओगे तो यहां टच कर जाएगा। तो कैसा बन सकता है बच्चों? तो यहां पर केवल लीनियर बन सकता है, लीनियर अरेंजमेंट हो सकती है, केवल क्या हो सकती है? लीनियर अरेंजमेंट। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2, छोटा होने की वजह से। तो अगर आप देख रहे हो कि केटायन आपका स्मॉलर है, तो अगर केटायन छोटा हुआ तो बच्चों रेडियस रेशियो केटायन स्मॉलर छोटा है तो रेडियस रेशियो भी कम आ रहा है, रेडियस रेशियो भी कम आएगा ही आएगा बिल्कुल। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने का है? 2 है। अच्छा चलो केटायन के साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा बड़ा, तो क्या इसका एरिया बढ़ गया? तो अब इससे ज्यादा एटम टच हो सकते हैं, 1 2 है ना, और मान लो ये 3 अटैचमेंट करा, ऐसे कर देता हूं, 1 2 और ये मान लो 3 ऐसे, और ये बड़ा साइज इससे बड़ा है। अगर ये इससे बड़ा है तो जरा देखो कितने एटम टच कर गए बच्चों? 3 कर गए, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव टच कर रहे हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आएगा? तो 3 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा इसका? 3, क्योंकि ये वाला केटायन 3 एटम को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। लेकिन अगर आप देखो कि थोड़ा सा इसका साइज और बड़ा कर दो, इसका साइज थोड़ा और बड़ा कर दो, है ना, यहां देखो ना एक बार, इसके साइज को बड़ा कर दो, ये लो जी। अगर बच्चों इसके साइज को अगर मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, मान लो थोड़ा ऐसे बड़ा कर देता हूं, तो जरा देखो, मान लो ट्राइंगुलर वॉइड ही है, ये है, ऐसा कुछ है ये। तो इन दोनों में ज्यादा कौन स्टेबल है? तो हम बोलेंगे लेस स्टेबल। और ये कैसा हो जाएगा बच्चों? मोर स्टेबल। ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव की दूरी बढ़ गई है। पॉजिटिव तो सबके टच में है, लेकिन नेगेटिव सेम चार्जेस के बीच की दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। तो दूरी बढ़ जाने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो गई? बढ़ गई। पर ऐसा भी नहीं हो जाए कि इतना बढ़ जाए कि दूरी भाग जाए लोग, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमको एक रेंज निकालनी पड़ेगी इसकी, कि कितनी रेंज तक ये स्टेबल रहेगा और कितनी रेंज तक नहीं रहेगा। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज कर लेगा ये, क्योंकि इसका साइज बड़ा करते जाओगे तो धीरे धीरे ये शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ये टेट्राहेड्रल की तरफ भागने लगेगा, ऑक्टाहेड्रल की तरफ भागने लगेगा। समझ रहे मेरी बात? ये तो बच्चों क्या है कि केटायन अगर छोटा होगा, केटायन अगर कैसा होगा? छोटा, तो आप देख रहे हो कि लीनियर बन सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। 3 है तो आप केटायन का साइज बड़ा कर रहे हो बच्चों। केटायन का साइज क्या कर रहे हो? बड़ा। फिर तुम्हें केटायन के साइज को बड़ा किया, केटायन के साइज को बड़ा करने से क्या हुआ? क्या रेडियस रेशियो बढ़ गया? हां सर। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया? हां सर। क्या स्टेबिलिटी बढ़ गई? जी सर, स्टेबिलिटी भी बढ़ गई। तो याद रखना कि अगर आप केटायन का साइज बड़ा करते हो, केटायन का साइज बड़ा करते हो, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बड़ा होता है, उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर, रेडियस रेशियो बढ़ा, केटायन का साइज बढ़ा, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया, स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, ऐसी चीजें स्टेबल ज्यादा होती है जिनके एनाइंस के बीच की दूरी क्या हो? थोड़ी ज्यादा हो, पर इतनी भी ज्यादा नहीं कि दूरी भाग जाए। सही है? तो यार ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो रेडियस रेशियो बताती है, यानी रेडियस रेशियो निकालने से आपको 2-3 चीजों का पता चल जाएगा। उसकी स्टेबिलिटी का पता चल जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी का पता चल जाएगा, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर का पता चल जाएगा, ये सारी बातें पता चलेंगी। ठीक है, अभी मैं करके दिखाता हूं, इसका मैथमेटिकल रिलेशन भी बताता हूं, मजा आएगा तुमको। ठीक है, तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट के पॉइंट थे किसके बारे में बच्चों? रेडियस रेशियो। बट हमारे दिमाग में बात आती है, मैं इसको रब कर दो बच्चों, ध्यान से इसको रब कर रहा हूं यहां पर। अब हमारे मन में बात आती है कि सर इनका साइज कितना होगा, कितनी रेंज होगी, वो सारी निकाल के हमको बताओ। ठीक है, तो जरा आप देखना, हाँ हेडिंग डाल देता हूं यहां पर, रेडियस रेशियो है, और इस रेडियस रेशियो के अंदर अब मैं एक पूरी की पूरी रेंज बताने वाला हूं। कैसे? जरा समझो। सबसे पहली चीज इसमें आ जाता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगुलर वॉइड। इसकी रेंज है, समझना एक बार। ट्राइंगुलर वॉइड, ट्राइंगुलर वॉइड कैसा होता है बच्चों? एक एटम ऐसा, एक एटम ऐसा, एक एटम ऐसा। इसको नेगेटिव 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 मानो, इसके बीच में जो वॉइड है, इस वॉइड में पॉजिटिव डाल दिया ऐसे करके। ये मिनिमम लिमिटिंग रेंज है, सबसे छोटा यही हो सकता है ट्राइंगुलर के अंदर। दूरी बढ़ाओगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ये याद रखना, दूरी बढ़ाओगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और ये एकदम मिनिमम रेंज है, ज्यादा स्टेबल नहीं है, पर सबसे छोटा केटायन इसमें ट्रायंगल के अंदर इतना ही ले सकते हो, तो मैंने वही रेंज उठाया हुआ है।
तो बच्चों अगर आप इसको देखो थोड़ा ध्यान से, इसी चीज को जरा देखो, तो ये मैंने क्या किया वो देखो जरा एक बार, इन तीनों को ऐसे ले लिया, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ऐसा मजा नहीं आएगा समझाने में, थोड़ा बड़ा बनाता हूं, 1 2 और ये 3, ठीक, ऐसे करके ट्रायंगुलर वॉइड बना दिया मैंने। इसको थोड़ा सा ना इस तरीके से बनाता हूं, ऐसे करके, ऐसे में ज्यादा अच्छा डायग्राम दिखाई पड़ेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसके सेंटर को मिला देता हूं, तो सेंटर मुझे तो इक्विलेटर ट्रायंगल जैसा दिखाई पड़ रहा है, 7-7 डिग्री का बन जाएगा इसके अंदर। अगर तुम क्या कहते हो कि इसका रेडियस कितने का है बच्चों, आर का रेडियस है, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर क्या चीज है बच्चों, तो रेडियस ऑफ एनायन, सही है। छोटा आर लूंगा तो वो होगा रेडियस ऑफ केटायन, ये मानेंगे हम लोग। तो बच्चों अगर मैं क्या करता हूं, क्योंकि यहां पर एक केटायन डाला हुआ है मैंने यहां पर इसके बीच में इस जगह से, तो यहां से एक लाइन खींचता हूं, सेंटर तक मिला देता हूं और इसको ऐसे मिला देता हूं, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। इसको मैं बाहर निकालता हूं ट्राइंगल को, जरा देखो, ये है ऐसा, ध्यान से देखना एक बार कैसे बना रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है, ये ऐसा, ऐसे करके ये बनाया मैंने ट्राइंगल, ये गोल सा, फिर ये पूरा एटम और ये एक ट्राइंगल, ये रेडियस कितना हो गया आर, ये आर और ये छोटा आर। ये एंगल कितने डिग्री का बच्चों, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। तो बताओ अगर मैं कहता हूं ये O है, ये A है, ये B है, तो इन ट्राइंगल OAB, इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं निकालता हूं cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी OB अपॉन में OA। cos 30 कितना होता है बच्चों, √3/2। OB कितना, OB तो R हो गया, OA कितना, R प्लस R हो गया बच्चों, है ना, ऐसे करके। अगर मैं यहां पर क्या करता, कैलकुलेशन करता हूं, इंटू कर देता हूं यहां पर, तो कितना आ जाएगा, √3R प्लस √3 स्मॉल r, फिर इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2R, इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, √3R इक्वल टू 2R माइनस √3R, √3R इक्वल टू R कॉमन, 2 माइनस का √3, ठीक है, ये स्मॉल r है। और अगर आप देखो थोड़ा ध्यान से तो इसके रेशियो निकाले तो R/R, तो ये आ जाएगा 2 माइनस का √3 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, तो बच्चों इसका आंसर आता है 0.155। तो रेडियस रेशियो कितना आया, 0.155। याद रहे कि अगर हमारे पास ये है तो दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो, ठीक है, इन ट्राइंगुलर वॉइड। ये सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू है। इससे छोटा, इससे और तुम बड़ा कर सकते हो इस चीज को, फिर धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, मतलब क्या है कि ये सबसे छोटी वैल्यू है, इसकी रेंज इतनी, इससे अगर तुम रहोगे तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो रेशियो की आ सकती है वो इतनी आ सकती है, ठीक है। तो इसको हमारा ये एनायन का रेशियो और ये किसका, एनायन का, तो केटायन बाय एनायन का आ गया 0.155। तो ये वैल्यू आ जाती है किस किस के बीच की, तो एक तो रेडियस रेशियो आ गया, रेडियस रेशियो है किसके अंदर, रेडियस रेशियो आया बच्चों, ये आया है हमारा ट्रायंगुलर वॉइड के अंदर। कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, R पॉजिटिव R नेगेटिव इक्वल टू 0.155, जो सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू इतनी आ सकती है ट्रायंगुलर वॉइड के अंदर। समझ में आया। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो 3 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3, क्योंकि 3 एटम को ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है। आई बात समझ में कि नहीं आई, सर आई, थोड़ी बहुत आई, ठीक है। तो ट्रायंगुलर वॉइड में ये इस तरीके से रहेगा। इसको मैं रब कर रहा हूं, ट्रायंगुलर वॉइड का आपको समझ में आया है, ट्रायंगुलर वॉइड में कैसे रिलेशनशिप बनाया जाता है, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों किसके अंदर, टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए, है ना। यानी क्या निकाल रहा हूं, रेडियस रेशियो निकाल रहा हूं, या साइज ऑफ वॉइड भी कहते हैं कई बार इसको। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में कैसे करेंगे वो समझना बच्चों एक बार। तो तुमको याद होगा कि एक एटम ऐसा, एक दूसरा, एक तीसरा, एक मिनट, दूसरा और ये तीसरा, ये ऐसा एटम होता है। तो इसके ऊपर एक और, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेट्राहेड्रल वॉइड।
इसको ढंग से बना देता हूं, समझना जरा एक बार। तो ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम पीछे, और चौथा कहां होता है? ऊपर, और ये बीच में जो होता है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ये पॉजिटिव। ये सब क्या है हमारे लिए? नेगेटिव। स्मॉलेस्ट वैल्यू ले सकते हैं तो इतनी ले सकते हैं, ठीक है। इसी को बनाया है बच्चों अलग टाइप से दिखाने के लिए। सारे टच में 1 2 3, ये भी टच में है, ऊपर से भी किस में रहेगा? टच में रहेगा। तुम सब जानते ही होंगे बच्चों कि अगर मान लो ये वॉइड है, मेरे बीच में ये वॉइड रखा हुआ है, और इस तरीके से मैं इसको अलग करके ऐसे दिखा रहा हूं, यहां पर है ना, ऐसे करके दिखा रहा हूं, तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितने का होगा? 109 डिग्री का होता है, और एग्जैक्टली चाहिए तो 109 डिग्री 28 मिनट, ऐसा कुछ होता है। इसको ऐसे मैं थोड़ा तोड़ के दिखा दिया मैंने, टेट्राहेड्रल शेप दिखाने के लिए बच्चों, ऐसा करके। पर ये तीनों नीचे के 1 2 3, ये तीनों टच में 1 2 3, इन्हीं को, ये पीछे की तरफ है, ये पीछे की तरफ है, ये दोनों सामने, ये पीछे की तरफ है, इन तीनों को एक ही ऊपर बना दिया ऐसे करके। तो बच्चों अगर तुम देखोगे थोड़ा ध्यान से, तो अगर मैं क्या करता हूं, इसको इससे मैच कर देता हूं, है ना, ये टच में है बच्चों, ये वाला हिस्सा दोनों टच में है, ऐसे करके ये टच में है, ठीक। तो बच्चों अगर मैं बोलता हूं कि ये कितना होगा, तो सर ये होगा R प्लस R। क्या होगा? R प्लस R रेडियस के लिए, ठीक है ना, R प्लस R। अगर आप देखोगे तो ये R प्लस R आ गया है, ठीक है। और यहां से देखा जाए तो ये जो हमारे पास ये दोनों ये एटम, एक ये एटम जो हमारे पास रहता है, इसके हिसाब से देखो तो मैं इसके बीच में एक ऐसे ऐसे लाइन खींच देता हूं, जो इसके बीच में टच कर रहा होगा, ऐसे करके, जो बिल्कुल बीच में होगा, इसके बिल्कुल बीच में, यानी यहां की बात कर रहा हूं, इस जगह पे यहां से एक ऐसे लाइन खींच दिया मैंने। तो ये वाला जो एंगल बन रहा होगा, है ना, जो 100 कितने का बन रहा था? 9 का बन रहा था, तो यहां जो थीटा बन रहा होगा वो θ/2 होगा, क्योंकि पूरा थीटा कितने का है? देखो ये पूरा कितने का है बताओ, ये थीटा है, तो सिर्फ इतना एंगल, इतना वाला, यार ये वाला बच्चों कितना बनेगा? तो θ/2, आधा एंगल बन जाएगा ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो अगर मैं यहां से निकालता हूं वैल्यूज, है ना, वैल्यू निकालता हूं यहां पर, तो sin θ/2, sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये वाला, समझ रहे, ये वाला। तो कितना हो जाएगा? R प्लस का R, यानी कि साइन यहां पर कितना आ जाएगा? 109/2 इक्वल टू R/R प्लस R, साइन 54.5 R/R। इसको बच्चों मैंने सॉल्व कर दिया है, तो इसका जो आता है वो आता है 0.225। तो रेडियस रेशियो कितना आया? 0.225। क्या आया? 0.225। तो ये 0 एकदम शॉर्ट तरीका है बच्चों, और बहुत लंबे लंबे तरीके होते हैं, पर ये सबसे बेस्ट तरीका है, मस्त है। तो इसकी रीडिंग निकालते हैं तो हमारी आ जाती है 0.225, यानी कि सबसे छोटा जो रेडियस रेशियो बन सकता है टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए, वो इतना हो सकता है 0.225। और ये बता दो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने का होगा, यानी ये वाला वॉइड कितने से टच होगा? ये वाला वॉइड कितना 4 से होगा। कितने से होगा? 4। अरे भाई ये रखा हुआ है 3 से टच कर ही रहा है, एक ऊपर से है तो 4 जाएगा ना, टेट्राहेड्रल वॉइड 4 से टच करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। ये किसका आ गया बच्चों? टेट्राहेड्रल वॉइड का। किसका आ गया? टेट्राहेड्रल वॉइड। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी शॉर्ट, सबसे बेस्ट तरीका। इसको रब कर रहा हूं। अब आ जाते हैं बच्चों किस पे? ऑक्टाहेड्रल पर आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है जी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड बड़ा आसान सा होता है। जैसे कैसे? एक ये 4 एटम ऐसे लगा दो, ये 4 एटम ऐसे लगा दो, है कि नहीं, और ऐसे जोड़ दो इनके सेंटर को, इसके बीच में एटम रख लो, केटाइन, ये हमारा क्या हो गया? एनाइन हो गया। एक ऊपर और एक कहां होगा? नीचे। तो इसके लिए अगर मैं करना चाहता हूं बच्चों, जरा देखो कैसे होएगा। 1 2 ये 3 और ये 4, ये बीच में हमारा वॉइड, ये बीच में हमारा वॉइड। तरीका क्या है समझो। यहां से मैंने इसको ऐसे इधर ऐसे से मिला देता हूं, तो ऐसा स्क्वायर मिल जाएगा। हाँ सर, इसके बीच में ऐसे मिला दो ऐसे करके, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? तो 45 डिग्री का होगा।
भाई ये पूरा 90 डिग्री का, तो ये कितने का होगा 45 का, ये कितने का आर का, ये कितने का आर का, ठीक है, ये भी कितने का आर का। तो ये ओ मान लो, ए मान लो, बी मान लो। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, इस वाले ट्राइंगल में क्या होना चाहिए, cos 45 डिग्री कितना आना चाहिए, cos 45 डिग्री। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितने का हो गया आर, हाइपोटेनस आर प्लस आर, आर प्लस आर, ये कितने का होगा 1/√2, ये आर ये प्लस का आर इंटू इंटू करो, तो आर प्लस का आर इक्वल टू √2r। अगर आप उसको उधर ले जाते हो तो r इक्वल टू √2r माइनस आर, यानी r इक्वल टू √2, r कॉमन √2 माइनस 1, r इक्वल टू r, ये होता है 1.414 माइनस 1, r ये हो जाएगा आपका 0.414, यानी r बाई r जो आ रहा है वो 0.414। तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर रेडियस रेशियो आता है 0.414। देखो कमाल की चीज है, रेडियस रेशियो निकालने से कोऑर्डिनेशन समझ में आ रहा है, कौन सा वॉइड होगा वो भी समझ में आ रहा है ना। अब इसकी टेबल बनाऊंगा मैं। तो ये ऑक्टाहेड्रल में अगर कुछ आ जाता है तो ये कई बार शेप बोल देते कि शेप बता दो कि रेडियस कितने का होगा ऑक्टाहेड्रल का, तो कोई बच्चे इसको लिखते r इक्वल टू r 0.414 टाइम्स ऑफ r, ये भी लिख सकता है कोई। साइज ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये बोल दे कोई तो ये समझ जाना ऐसा करके, है कि नहीं, सिंपल बात है ना। ये हो गया क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और एक आखिरी बच गया, कौन सा वाला, क्यूबिकल, मिटा रहा हूं इसको, ठीक है, वेरी इजी, सबसे बेस्ट तरीका करके दिखाया बच्चों मैंने। आप देखोगे तो कई बुक में ना बहुत लंबा चौड़ा मेथड करके दिखाया गया है, पर सबसे बेस्ट तरीका करके दिखाया मैंने आपको, सबसे सिंपल, बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। कई बार रेडियस का रेशियो करके क्वाड्रेंट निकाल के करते हैं, वैसा करने की जरूरत नहीं है, आसान सा तरीका। फिर अब आ जाते हैं हम लोग किसके अंदर बच्चों, आखिरी का, जिसको बोलते हैं क्यूबिकल या क्यूबिक वॉइड, जिसमें कि बीसीसी लिया जाएगा। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर उसमें कितना था, 6 था, किस वाले में, ऑक्टाहेड्रल में। अगर आप देखोगे इसमें तो बच्चों यहां पर इस तरीके से क्या होगा, आपको एक क्यूबिक लेना पड़ेगा, ऐसे क्यूब लेना पड़ेगा, ऐसे ये क्यूब ले लो। अब यहां पर क्या लगा दो, एटम्स लगा दो। पर ये याद रहे कि जो ये एटम्स लिए गए हैं वो पता है बच्चों सब के सब टच में रहते हैं, सब के सब किस में रहते हैं बच्चों, ये टच में रहते हैं। ये यहां से लेकर ये A है, क्या A इक्वल टू 2r नहीं होगा, A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2r। कैसे सर, समझो, ये एटम है, ये एटम है, ये नीचे ये वाले दोनों, ये दोनों टच में रहते हैं, टच में रहते हैं। तो इसके सेंटर को मिला दो, इसके सेंटर को मिला दो, तो ये भी r है, तो ये भी r है। और यहां से लेके यहां तक एज लेंथ बोला तो A इक्वल्स टू कितना आ गया, 2r आ गया, है जी, हाँ जी सर बिल्कुल आ गया। यहां पर बीच में जो वॉइड होता है इसको क्यूबिक वॉइड कहते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लेक्चर में समझाया था आपको, यही मेरा क्यूबिक वॉइड होगा, ये वाला क्यूबिक वॉइड। तो अगर मैं क्या करता हूं समझना, इसको इससे मिला देता हूं ऐसे करके, ये वाला ऐसे मिला देता हूं, सब टच में रहते हैं बच्चों ये। तो सोचो जरा, समझो जरा और बताओ मुझे एक बार, अगर मैं यहां से इसको ऐसे मिला देता हूं, समझो, तो ये A है, हाँ जी सर, तो ये भी A होगा, हाँ, तो ये कितना होगा, अगर इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको C बोल दो, तो ये कितना होगा, तो सर ये होगा √a² प्लस का a², यानी 2a², यानी कि √2a होगा। तो ये कितना हो गया, √2a। कैसे, क्योंकि ये और ये इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये A है, ये A है, तो ये हाइपोटेनस हो गया, तो a² √2a² हो जाएगा A से। अब जरा देखो A, इसको D मान लो, इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, इस वाले में, तो ये √2a है और ये कितना है, A है। अगर AD निकालू, AD, ये AD, तो AD कैसे निकलेगा, √AC का स्क्वायर और प्लस में CD का स्क्वायर। तो AD और AC कैसे निकालोगे बच्चों, AC में निकाले चुका हूं, कितने का आ गया, √2a का स्क्वायर प्लस CD कितना, CD A, तो AD कितना आया, 2a² प्लस a², यानी AD इक्वल्स टू 3a², यानी कि √3a। ये डायगोनल जो है ना वो √3a के बराबर आ गया, ये डायगोनल √3a के बराबर आ गया। बच्चों यहां देखो एक बार थोड़ा ध्यान से, मैं बोल रहा हूं ये चीजें, क्योंकि सब देखो ये चारों जुड़े हुए हैं, ये चारों जुड़े हुए हैं और बीच में एटम रखा हुआ है, क्यूब है ना,
1 2 3 4, 4 नीचे 4 ऊपर और बीच में जगह खाली, तो वो तो 8 से टच होगा ना। तो यानी ये सबसे टच में है, इन चारों से भी टच बनाए हुए, नीचे के चारों से टच बनाए हुए, तो ये तो इन दोनों से टच में हुआ ना। तो जरा देखो यहां से लेकर यहां तक जरा देखो एक बार, ये वाला हिस्सा, ये वाला पूरा हिस्सा एडी वाला, तो ये है हमारा इस तरीके से एटम, यही तो होगा हमारा एडी। देखो ये टच में, इसको ब्लैक कर देता हूं ऐसे करके, ये ब्लैक कर देता हूं, ये ऐसे कर देता हूं यहां से, ये कितना हो गया आर, ये कितना हो गया आर, ये कितना हो जाएगा 2r, क्योंकि आर और आर 2r। तो बच्चों एडी किसके बराबर आया, तो सर आया आर आर यानी कि 2r प्लस का 2r, और एडी किसके बराबर है, √3a के बराबर, तो r प्लस r, तो यानी कितना आ गया √3/2a और r प्लस r। यहां देखो √3/2a की जगह क्या ले सकते हो 2r इक्वल टू r प्लस r, 2 से 2 कैंसिल, √3r इक्वल टू r प्लस r, √3r माइनस r इक्वल टू r, यानी √3 माइनस 1 r इक्वल टू r, यानी यहां से देखो 1.732 √3 की वैल्यू माइनस 1 r इक्वल टू r, 0.732 r इक्वल टू r, यानी r बाई r आ गया 0.732। दिस इज द रेडियस रेशियो, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने का हुआ, 8 का हुआ। कैसे, क्योंकि बीच में BCC पे रखा हुआ है तो 8 से जगह से जुड़ा हुआ होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 8 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 8। तो सबका रेडियस रेशियो निकाला। अब इसका एक चार्ट बना देता हूं फाइनली, मजेदार है ना। आप अगर कभी भी रिवाइज करना हो चार्ट से याद कर सकते हो, ये तो फुल एक्सप्लेन्ड वे में मैंने समझा दिया कैसे कैसे निकाला। अब जरा देखो इसका पूरा एक चार्ट देखो आप। अब इसके लिए एक शानदार सा तुम्हारे लिए क्या बना देता हूं, यहां पर चार्ट बना देता हूं। क्या है सर ये पूरी वैल्यू क्या कहानी बताना चाहता है, जरा देखो बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं, रेडियस रेशियो, ठीक। फिर यहां पर क्या लिखूंगा बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक। और अगर मैं यहां पर बता दूं तो टाइप्स ऑफ वॉइड, ठीक। और यहां पर एक एग्जांपल डाल देता हूं, एग्जांपल्स, ठीक है। अगर मैं इसमें चल रहा हूं और मैं बताना चाहता हूं कि किस किस में क्या क्या चीजें रहेंगी, वो बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से। इसका एक पूरा एक टेबल बनाने वाला हूं, पूरा का पूरा एक टेबल बनाने वाला हूं, ठीक है। ये ऐसे करके रेडियस रेशियो में सबसे पहले 0 से लेकर आ जाते हैं 0.155। अगर रेडियस रेशियो आपका इससे इसके बीच में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, और वो आपका क्या होगा, लीनियर वॉइड होगा। क्या होगा, लीनियर वॉइड। अब वो जो लीनियर वॉइड होता है वो 1 डायमेंशन में होता है, तो किसी चीज के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकता है 1 डायमेंशन चीजों के अंदर। तो इसके लिए फिलहाल कोई वैसा कोई एग्जांपल नहीं है, किसी में भी एग्जिस्ट कर सकता है, डिपेंड करता है कि 1 डायमेंशन है ना, इसलिए। अगर मैं आ जाता हूं 0.155 से स्टार्ट होते हुए कहां तक, 0.225 तक, 0.225 तक, तो यह याद रखना कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 3, और वो किस में जाएगा बच्चों, ट्रायंगुलर वॉइड में जाएगा। और उसका एग्जाम्पल होता है B2O3, टाइप एक तरह से एग्जाम्पल कह लो या टाइप कह लो, इसी टाइप में आएगा ये। तीसरा 0.225 से लेकर 0.414, तो वो किस में जाएगा, 4th, यानी टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा। इसमें जो टेट्राहेड्रल होता है हमारे पास वो जिंक सल्फाइड करके होता है। फिर अगला 0.414 से लेकर
0.732 तक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड NaCl। आखिरी का 0.732 से लेकर मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 जा सकते हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा और ये अपना हो जाएगा क्यूबिक वॉइड, BCC इसी में आता है, इसमें सीजियम क्लोराइड आ जाता है। ये फुल एक तुम्हारे पास चार्ट प्रिपेयर हो गया, सिर्फ बनाया ही नहीं है, प्रूव भी करके दिखाया मैंने आपको। रेडियस रेशियो, अब ये याद रखना क्या कि R/R बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी किसी भी चीज के बीच में। जैसे कि अगर मैं यहां पर 0.155 कह रहा हूं, यहां भी दोनों जगह पे आ रहा है 0.155, तो 0.155 इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें इंक्लूड होगा। 0.225 इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें इंक्लूड होगा। मतलब यहां से लेकर इससे पहले तक, समझ रहे मेरी बात ये चीज। तो ये एक बात ध्यान रखना कि कौन सी रेंज कहां तक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? अच्छा, जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूं, बताओ 3 में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। देखना एक बार तुम समझ पाए कि नहीं समझ पाए। एक ये, ठीक है, एक ये, ठीक है, और एक ही है। क्या कहते हो, कौन ज्यादा स्टेबल है? तो सर ये वाला ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? तो सर केटाइन का साइज कैसा है? बड़ा है, तो रेडियस रेशियो बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। ये बेकार क्यों है? सबसे बेकार, सबसे घटिया क्यों है बच्चों? क्योंकि केटाइन का साइज कम है, केटाइन का साइज कम है। तुम देख रहे हो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ गया था इसमें। केटाइन का साइज कम है, रेडियस रेशियो कम है, कोऑर्डिनेशन नंबर कम है, तो स्टेबिलिटी भी कम है। समझ में आ रही बात ये चीज? तो यार इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों कि इस तरीके से आप रेडियस रेशियो निकालकर कोऑर्डिनेशन नंबर, अरेंजमेंट, साइज सब पता लगा सकते हो और पता लगा सकते हो कि कौन कितना स्टेबल है। तो आज के लेक्चर में मैंने पूरा टाइप्स ऑफ वॉइड और वॉइड के साइज को रेडियस रेशियो के जरिए समझाया। अगले लेक्चर के अंदर मैं इस पर बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम्स कराऊंगा जो कि जबरदस्त होने वाले हैं। तो मैं वाकई मजा आ जाएगा बच्चों, फॉलो बैक करते रहना है ना।